नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार, तिथि दशमी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक और कमेंट कर ले, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सरकार ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की घोषणा की है, क्योंकि उन पर संसद में सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के आरोप लगे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने बजट चर्चा के दौरान बिना नोटिस और पर्याप्त सबूत के गंभीर आरोप लगाए, जिससे संसदीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। और यदि राहुल गांधी आज शाम 5 बजे तक अपना जवाब नहीं देते तो सरकार प्रस्ताव आगे बढ़ाएगी। इस कदम के चलते संसद में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के तहत 1.26 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की मदद दी जाती है और 33वीं किस्त फरवरी 2026 में जारी की जाएगी, जिसके लिए तारीख 14 फरवरी 2026 वैलेंटाइन डे तय की गई है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा जिले के पंधाना से सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि को सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। हालांकि जिन महिलाओं के दस्तावेज पूरे नहीं हैं या जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें इस किस्त के 1,500 रुपए नहीं मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के तहत करीब 21,997 ग्रुप डी लेवल 1 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है और इच्छुक उम्मीदवार 2 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट RRBapply.gov इन पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के बाद फीस भुगतान की अंतिम तारीख 4 मार्च 2026 है और उसके बाद 5 से 14 मार्च के बीच करेक्शन विंडो भी खुली रहेगी। आवेदन योग्य होने के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास या समकक्ष होना आवश्यक है तथा आधार कार्ड, फोटो, हस्ताक्षर और कैटेगरी प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। आवेदन करते समय एक ही रेलवे जोन चुना जा सकता है और फीस अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग तय है। इसके अलावा CBT, PET और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर अंतिम चयन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र के गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम के सभी 6 छंद लगभग 3 मिनट 10 सेकंड को राष्ट्रगान जन गण मन से पहले गाया या बजाया जाना अनिवार्य होगा और इस दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय गीत के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल जारी किया गया है, जिससे इसे राष्ट्रीय सम्मान और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में 14 फरवरी 2026 शनिवार को विशेष ट्रैफिक लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जहां लंबित ट्रैफिक चालानों और नोटिसों को एक ही दिन में सरल प्रक्रिया से निपटाया जा सकेगा। आम नागरिकों को अपने पेंडिंग चालानों को कम दर में निर्णय या छूट/रियायत के साथ निपटाने का मौका मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, ताकि भीड़ से बचा जा सके और सुव्यवस्थित तरीके से सुनवाई हो सके। टोकन रजिस्ट्रेशन खुल चुका है और निर्धारित स्थान पर टोकन के अनुसार पहुंचकर ही चालान का निष्पादन होगा। यह पहल ट्रैफिक नियम पालन को सरल, पारदर्शी एवं जनहितैषी बनाती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संघ लोक सेवा आयोग ने CSI 2026 के लिए नए नियम और दिशाहीनियां जारी की हैं, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को अधिक संगठित बनाना है। अब पहले से नियुक्त IAS, IFS अधिकारियों को सेवा में रहते हुए फिर से UPSC परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी और IPS अधिकारियों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया को 4 चरणों में विभाजित किया गया। लाइव फोटो, 3 सिग्नेचर अपलोड और आधार आधारित पहचान वेरिफिकेशन अनिवार्य हैं। आवेदन जमा होने के बाद सुधार/वापसी की अनुमति नहीं होगी और फेस ऑथेंटिकेशन भी लागू होगा। इन बदलावों से परीक्षा प्रणाली और पारदर्शिता बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JEE मेंस 2026 सेशन 1 के रिजल्ट का रिलीज डेट जारी कर दिया है और अब परिणाम 16 फरवरी 2026 को आधिकारिक वेबसाइट GMain NTR आज से इन पर घोषित किया जाएगा, जिससे सैकड़ों हजार उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके पहले अंतिम आंसर की जारी होने के बाद रिजल्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें विषयवार अंकों के साथ परसेंटाइल और योग्यता स्थिति शामिल होगी। अभ्यर्थी रिजल्ट देखने के लिए अपनी एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड का उपयोग करेंगे और इसके आधार पर स्कोर कार्ड डाउनलोड कर आगामी एडमिशन या JEE एडवांस्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तगड़ा राजनीतिक आरोप लगाया है कि उन्होंने पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को संसद में प्रकाशित होने वाला बताकर भ्रामक जानकारी दी, जबकि उसके प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और खुद नरवणे ने स्पष्ट किया है
कि उनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब तक किसी भी रूप में प्रकाशित, वितरित या बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है और सोशल मीडिया पर लीक हुई कोई भी प्रति कॉपीराइट उल्लंघन है। बीजेपी का कहना है कि राहुल के बयान ने संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई और वे माफी की मांग कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस इस मामले में एफआईआर और जांच भी कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि यह समझौता भारत के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका के सामने सरेंडर कर बैठी है, जिससे किसानों, ऊर्जा सुरक्षा और घरेलू उद्योगों को नुकसान होगा और यह भारत को बेच देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका यह तय करेगा कि हम तेल कहां से खरीदें, जबकि देश का निर्णय सरकार को करना चाहिए। बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों ने उनके बयान को बेबुनियाद बताया और पलटवार किया, जिससे संसद में हंगामा बढ़ गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार दुर्घटना के मामले में नया वीडियो साक्ष्य सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि हादसे के तुरंत बाद ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही बैठे थे और कोई दूसरा ड्राइवर नहीं था, जैसा पहले दावा किया गया था, जबकि उनके पिता और वकील ने कहा था कि ड्राइवर मोहन गाड़ी चला रहा था। मोहन ने भी अपना बयान दिया कि वह टेस्ट ड्राइव पर था और शिवम अचानक बेहोश होकर ऊपर गिर पड़े, जिससे नियंत्रण खो गया। लेकिन वीडियो फुटेज में कोई तीसरा व्यक्ति ड्राइविंग सीट पर नजर नहीं आता, जिससे दोनों दावों में विरोधाभास और जांच की पेचीदगियां उजागर हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और अमेरिका करीब 3 अरब डॉलर लगभग 24,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे के करीब पहुंच चुके हैं, जिसमें 6 P-8I एंटी सबमरीन और समुद्री निगरानी विमान भारतीय नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे। यह डील दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करेगी और भारतीय नौसेना की समुद्री सतर्कता, पनडुब्बी रोधी क्षमता और हिंद महासागर में निगरानी को और बढ़ाएगी। इन विमानों को अमेरिका के बोइंग P-8I पोसाइडन प्लेटफॉर्म से तैयार किया जाता है, जो व्यापक रडार, सेंसर और लंबी दूरी की निगरानी सक्षमता लिए होते हैं। सौदा अब रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी का प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अमेरिका के व्यापार समझौते से दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना है, जिससे फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट, तकनीकी हस्तांतरण और साझेदारी को तेजी मिलेगी। इस डील से भारत को फाइटर जेट 414 जैसी शक्तिशाली तकनीक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मार्ग खोलने में मदद मिलेगी, जिससे तेजस और अन्य लड़ाकू विमान कार्यक्रमों को लाभ होगा और उत्पादन तथा समयबद्ध डिलीवरी में सुधार उम्मीद है। यह कदम रणनीतिक सहयोग और रक्षा क्षमता आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के फार्मा उद्योग और स्मार्टफोन निर्यात के लिए चीन से कुछ मुख्य कच्चे माल और कंपोनेंट्स आयात करना जरूरी रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भागों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का बड़ा हिस्सा चीन से आता है, जिससे भारत के स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को सपोर्ट मिलता है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए भी API और अन्य इनपुट्स चीन से आयातित होते हैं, जिससे भारत वैश्विक दवा आपूर्ति में अपनी भूमिका निभा पाता है। यदि आयात में बाधा आए तो निर्माण लागत बढ़ सकती है और निर्यात क्षमता प्रभावित हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका की कांग्रेस में रिपब्लिकन सांसद ग्रेग स्ट्यूबी ने एक्साइल एक्ट नाम से एक विधेयक पेश किया है, जिसका लक्ष्य H-1B वीजा प्रोग्राम को 2027 तक पूरी तरह समाप्त करना है। यह प्रोग्राम विदेशी कुशल पेशेवरों, खासकर तकनीकी क्षेत्रों में, को अमेरिकी कंपनियों में काम करने का वैध अवसर देता है। लेकिन विधेयक लाने वाले का तर्क है कि इससे अमेरिकी कामगारों को नुकसान होता है और कंपनियां विदेशी सस्ती मजदूरी पर कार्यकर्ता ले आती हैं। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो H-1B वीजा प्रणाली को इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट से हटाया जा सकता है, जिससे हजारों विदेशी कामगारों और भारतीय पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ेगा। यह अब भी प्रारंभिक चरण में है और कानून बनने तक कई वाद विवाद और समीक्षा जारी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया, जिसमें भारत के नक्शे में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह को भारत का अभिन्न भाग दिखाया गया था। यह नक्शा भारत अमेरिका के बीच हाल ही घोषित व्यापार समझौते के दौरान साझा किया गया था और काफी चर्चा में रहा, क्योंकि यह पारंपरिक अमेरिकी मानचित्रों से भिन्न था। हालांकि कुछ दिनों बाद USTR ने बिना किसी स्पष्ट कारण के वह पोस्ट अपने आधिकारिक X पूर्व ट्विटर अकाउंट से पूरी तरह हटा दिया, जिससे डिप्लोमेट गलियारों में कूटनीतिक प्रतिक्रिया और अटकलें उत्पन्न हुई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 1980 में 100 रुपए के गेहूं की चोरी के आरोप में 65 वर्षीय सलीम को 45 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। उस समय वह करीब 20 साल का था और बलसमुंद काकड़ इलाके के खेतों से लगभग 90 किलो गेहूं चुराने के लिए उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। वह वर्षों तक फरार रहा और धार जिले में किराने की दुकान चलाता रहा,
लेकिन पुलिस ने पुराने वारंट की ताबील करते हुए उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस घटना से कानून की लंबी पहुंच दोबारा उजागर हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय वायुसेना की 84 Su-30 MKI लड़ाकू विमान फ्लीट को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत व्यापक अपग्रेड / आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी बहुत जल्दी मिलने वाली है, जिससे यह परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस अपग्रेड में उन्नत AESA रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, आधुनिक डेटा लिंक, नई कॉकपिट प्रणाली और अन्य उच्च स्तरीय तकनीक शामिल होंगे, जिससे Su-30 MKI का सामना भविष्य के खतरों और आधुनिक युद्ध के परिदृश्यों से बेहतर तरीके से कर सके। इस कदम से विमान की ऑपरेशनल क्षमता, सौंदर्य शक्ति और सर्विस लाइफ और अधिक बढ़ेगी, जिससे वह 2040 के दशक तक प्रभावी रह सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संघ लोक सेवा आयोग ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2026 परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना 4 फरवरी 2026 को जारी कर दी है और ऑनलाइन आवेदन 4 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक यूप्स ऑनलाइन नीट्स इन पर भरे जा सकते हैं। यह भर्ती लगभग 80 IFS पदों के लिए है, जिसमें अनुकूल योग्य उम्मीदवार प्रारंभिक व मुख्य और इंटरव्यू / व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से चयनित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा 24 मई 2026 को होगी और पात्रता के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। बाकी विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साल का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या के दिन लगेगा, जो महाशिवरात्रि के ठीक बाद है। ग्रहण एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के केंद्र को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा और सूर्य के चारों ओर अग्नि का छल्ला जैसा नजारा बनेगा। यह खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों से दीक्षित हो सकेगी। ज्योतिष के अनुसार इस ग्रहण का प्रभाव विशेष रूप से मेष, सिंह और धनु राशियों की किस्मत पर शुभ प्रभाव डाल सकता है, जिससे उनके जीवन में नए अवसर और सफलता के योग बन रहे हैं। ग्रहण का समय दोपहर 3:26 से शाम 7:50 तक रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने लाडली बेटी योजना को एक नया रूप देते हुए दिल्ली लखपति बिटिया योजना की घोषणा की है, जिसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की जानकारी दी है, जिसका उद्देश्य किसी भी बेटी को आर्थिक कारणों से पढ़ाई रोकने से बचाना है। इस योजना में जन्म से लेकर ग्रेजुएशन या डिप्लोमा तक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें सरकार अलग अलग चरणों में कुल 56,000 रुपए जमा करेगी, जो ब्याज के साथ मिलाकर लगभग 1 लाख रुपए हो जाएगा और यह राशि बेटी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होगी। पात्रता में दिल्ली में 3 साल से निवासी होना, परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम होना और प्रति परिवार अधिकतम 2 बेटियां शामिल हैं। इससे बेटियों की शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें। धन्यवाद।